ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था आपका, ट्रैकिया क्या होते हैं, ठीक है, लैरिंग्स क्या होते हैं, ब्रोंकाई क्या होते हैं, ब्रोंकियोल क्या होते हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्री किसे कहते हैं, ब्रोंकियोल ट्री किसे कहते हैं, एक्सचेंज जोन क्या होता है, कंडक्शन जोन क्या होता है, ये सब हमने देखा था। ठीक है, आज हम देखते हैं अपना जो लंग्स होता है यानी फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, किस चीज के मिलके बने होते हैं। ठीक है, चलो जी। ठीक है, लंग्स की बात करें तो ये एक पेयर होता है। वन पेयर मतलब कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहा जाए यहाँ पे देखो, ठीक है, ये ट्रेकिया था। ट्रेकिया किस में कन्वर्ट हो गया था, हमने बताया था राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। ठीक है, ये आगे चल के पूरा ये हमने बना दिया क्या, फेफड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा दिल होता है, हार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके जस्ट नीचे क्या होता है, एक है फिर डोम फेप का, इसे बोलते हैं डोम फेप। ठीक है, इसे बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको पता है ये इसको बोलते हैं हम राइट लंग्स। क्या, राइट लंग्स। पर उससे भी पहले आप देखो कि जो हमारे लंग्स हैं, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, वो कवर होता है डबल लेयर वॉल। क्या, आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ऐसे एक डबल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी होगा। हम किसी एक में बनाएंगे, दोनों में हर चीज नहीं दिखा सकते। ठीक है, चलो, तो ये जो कवरिंग मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन। इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन जो अपना प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके बीच में पूरा क्या होगा, एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्लूरल फ्लूइड। क्या, प्लूरल फ्लूइड। ये जो लाल लाल आप देख रहे हो ये क्या, आपका अंदर जो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में है उसको बोलोगे आप प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई। ये देखिएगा, ये जो हमारा प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए, इसका एक फंक्शन है, इट रिड्यूस सरफेस टेंशन, सॉरी, इट रिड्यूस फ्रिक्शन। क्या, फ्रिक्शन ओवर लंग्स। ठीक है, लंग्स में जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को कम कौन करेगा, प्लूरल फ्लूइड। इसलिए तो प्लूरल मेम्ब्रेन जरूरी है, सॉरी क्या, प्लूरल फ्लूइड जरूरी है। पर कहते हैं कि इंसान अगर जो हद से ज्यादा भी खाना खा ले तो भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। उसी तरह प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए, यानी प्लूरल फ्लूइड क्या, प्लूरल फ्लूइड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, यानी सबसे बहुत ज्यादा हो जाए, इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलेंगे प्लूरिफी। क्या, प्लूरिफी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और प्लूरिफी के चलते अगर जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो, क्या, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या, यहाँ पे लिख दे। ठीक है, चलो, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग ड्यू टू increase amount of pleural fluid is known as dyspnoea.
कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई आपको? ये आपसे कोई पूछे डिस्पनोया क्या होता है तो आप बोलोगे कि सांस लेने में दिक्कत अगर जो किसके चलते हो रही हो, इफ प्लूरिफिटी के चलते या प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्पनोया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई? छापो। फिर इसके बाद हम देखते जो हमारा लंग्स वो कितने पार्ट में डिवाइड है। चलिए ये भी हम देख लेते हैं। देखो जो हमारा लंग्स होता है तो एक हो गया राइट और दूसरा हो गया लेफ्ट। राइट लंग्स जो हो गए वो 3 पार्ट में डिवाइड है। इसको बोलोगे आप अपर लोब, इसको बोलोगे आप मिडिल लोब, और जो सबसे नीचे वाला होगा इसको बोलोगे आप लोअर लोब। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। आ गई। फिर ये तो हुआ राइट लोब के बारे में। लेफ्ट लोब क्या होगा? सॉरी, जो लेफ्ट वाला अपना फेफड़ा होगा वो फिर 2 लोब में डिवाइड होगा, अपर और लोअर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अपर लोब, फिर यह हो गया लोअर लोब। तो आपसे पूछे कि लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। कवरिंग में क्या, कवरिंग कौन करके रखता है ऑफ लंग्स? उसे बोलोगे प्लूरल मेम्ब्रेन। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि ये फ्रिक्शन को क्या करेगा? कम करेगा। इतनी बात समझ में आई? लोकेशन, फेफड़ा होता कहाँ पे है? ये वाला जहां पे ये अपना है, ये वाला फेफड़ा, यानी ये 2 फेफड़े, इस रीजन को क्या यहां से लेकर इस वाले रीजन को बोलते हैं हम आपका थोरैसिक रीजन या थोरैसिक कैविटी। तो कहां पे होता है? थोरैसिक रीजन या थोरैसिक कैविटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट बात ये आती है कि इतनी बात तो हमें समझ में आई, पर ये जो आपका थोरैसिक कैविटी है इसको बोलते हैं एयर टाइट चैम्बर, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं यहीं पे ऑक्सीजन वगैरह भी आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी जाते रहते हैं। ठीक है, तो थोरैसिक रीजन को ही बोलते हैं हम आपका एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है कि ये एयर टाइट चैम्बर है। कौन सा? आपका थोरैसिक रीजन या थोरैसिक कैविटी। इतनी बात समझ में आई? फिर सबसे बड़ी बात आती है कि जो अपना देखो लंग्स हो गए, तो लंग्स दोनों बराबर नहीं होते। राइट लंग्स जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद आती है कि किसका मिलके बना होता है। ठीक है, तो लंग्स के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? इसमें मस्कुलर या बोल सकते हो मसल एब्सेंट होते हैं। सर मसल एब्सेंट है। ठीक है, मसल एब्सेंट है, इसीलिए देखिए कि चाहे आप ये देखिए ये हमारे मसल है, कोई दिक्कत नहीं। हार्ट में भी हमारे कार्डियक मसल होती कि नहीं होती? होती है। तो उन दोनों पे क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर आपका जब लंग में मसल ही नहीं है तो किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन होगा, किस चीज का रिलैक्सेशन होगा? यानी सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं होते। तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन एब्सेंट। चलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है तो छाप लो। अब देखो ये जो हमारे क्या है फेफड़े यानी लंग्स हैं, उनके अंदर क्या होती हैं? हमने कल ही बताया था, ये क्या आपका प्राइमरी ब्रोंकस, या इसी को बोलते थे क्या? ब्रोंकाई। इस वाले रीजन को हमने क्या बोला था? सेकेंडरी ब्रोंकस।
फिर इस वाले रीजन को हमने क्या बोला था बताइए, ये वाला टर्शरी ब्रोंकास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था, ये वाला जो रीजन है इसको हमने बोला था टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल, ठीक है। उस टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल के बाद क्या आया था आपका, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आया था कि नहीं आया था, इसको हमने बोला था टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसके बाद क्या आया था चालू बताइए, इसके बाद अपना आ गया था यहाँ से नया, यहाँ पे आ गया था रिस्पायरेटरी ट्री, यानी यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल। इसको क्या बोले थे हम, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, रिस्पायरेटरी, यहीं पे लो, यहीं पे लिख लो, इसको बोले थे ब्रोंकियोल। रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल के बाद अब बताओ ये हमारा क्या हो गया, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल। अब यानी हमारा देखो रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल से क्या चालू हो गया था कल, रिस्पायरेटरी ट्री, ठीक है। तो अब देखो रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल से हमारा आ जाएगा एल्वियोलर डक्ट, इसको बोलोगे आप एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या आ जाएगा आपका बताइए, इसे बोलोगे आप एट्रिया, क्या, एट्रिया। और एट्रिया के बाद सबसे प्यारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे बहुत से एल्वियोलाई होंगे, ये क्या आपका एल्वियोलर सेक, क्या, एल्वियोलर सैक। इस एल्वियोलर सैक के अंदर ऐसे बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं, ये जो गोला गोला देख रहे हो इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे गैस का रियल एक्सचेंज होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छाप लो तो फिर आगे हम बताते हैं। हाँ और देखो एक बात और, चलो हमने बताया था ये हमारा क्या था ट्रेकिया, तो ट्रेकिया से चालू हो गया था T5, मतलब ट्रेकिया से भी पूरे क्या हो गए थे, रिंग चालू हो गए थे कि नहीं हुए थे, फीफे इनकम्प्लीट। और हमने बोला था ट्रैकिया से चालू होता है, पर ये कहाँ पे खत्म होता है, पूरा ये इधर ब्रोंकस में रहेगा आपको, ब्रोंकाई में, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि ट्रैकिया को क्या ना हो, बोलिए, कोलैप्स ना हो, तो ये क्या था इनकम्प्लीट फीफेप्ड कार्टिलेज, छाप लो। समझे, ठीक है चलो, ठीक है। तो एक बार और देख लो आप कि जो लंग्स होते हैं यानी जो अपने फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो हमारे पास लंग्स होता है यानी जो फेफड़े होते हैं वो दो होते हैं, दो यानी एक पेयर होते हैं, एक राइट लोब और दूसरा होता है लेफ्ट लोब, ठीक है, सॉरी लोब नहीं, ये तो लोब लिखा है इसलिए समझ में आ रहा है। चलो, जो हमारे पास क्या होते हैं फेफड़े होते हैं यानी लंग्स, वो कितने होते हैं, दो होते हैं, दो यानी एक पेयर होता है। अब एक पेयर हो गया यानी एक क्या होगा, एक राइट लंग्स होगा और दूसरा होगा लेफ्ट लंग्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो दोनों लंग्स है चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, दोनों में क्या होता है एक डबल लेयर या डबल मेम्ब्रेन की क्या होती है कवरिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए कवरिंग होती है ताकि जो हमारा ये अंदर है लंग्स जो है तो वो सही सलामत रहे, ठीक है। जो इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो किसके कांटेक्ट में रहती है, थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में, और जो इनर वाला है वो किसके कांटेक्ट में रहता है, वो फेफड़े यानी लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। दोनों के बीच में आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है लिक्विड या फ्लूइड बहेगी, उसको बोलते हैं हम आपका प्लूरल फ्लूइड, ठीक है।
प्लूरल फ्लूइड का काम ये होता है कि फ्रिक्शन को कम करेगी लंग के सरफेस पे, ठीक है। अगर जो ये प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो जाए, हालांकि ये तो बेनिफिशियल है क्योंकि फ्रिक्शन को कम करती है फेफड़ों के ऊपर, ठीक है, पर कहते हैं कि जब व्यक्ति खाना भी यदि खा ले तो वो भी दुखदायी होता है। उसी तरह प्लूरल फ्लूइड का अगर जो अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरिफी। और प्लूरिफी की कंडीशन जब प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा तो सामने वाले व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम अगर जो प्लूरिफी के चलते हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्पनोया। कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा राइट लंग्स है और लेफ्ट लंग्स है, तो राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। जबकि आपका क्या हो गया, लेफ्ट वाला लंग्स हो गया, उसमें 2 ही लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब, ठीक है। चाहे राइट लोब हो, चाहे चाहे राइट वाला हो, चाहे लेफ्ट वाला लंग्स हो, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बस आपका जो राइट वाला लंग्स है वो थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, और ये वाला लेफ्ट वाला छोटा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, अपने दिल भी होता है, यानी हार्ट भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने बताया था ये कल आपको कि जो हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे चल के किस में बदलेगी, प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शरी ब्रोंकस, फिर टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर उसके बाद आ जाएगा रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोलर डक्ट और एट्रिया, और बाद में आ जाएगा एल्वियोलर फैग, और एल्वियोलर फैग के अंदर क्या हो जाएंगे, एल्वियोलाई। कोई दिक्कत नहीं। एल्वियोलाई ही ऐसा सेल है, बोल सकते हो कि एल्वियोलाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसके, लंग्स के, जिसके अंदर क्या होगा, एक्चुअली गैस का एक्सचेंज होगा, यानी ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट कंडीशन आपसे कोई पूछे कि ये होता कहाँ पे है, क्या कि आपसे कोई पूछे कि फेफड़े होते कहाँ पे, तो आप बोलोगे इस वाले रीजन को बोलते हैं थोरैसिक रीजन या थोरैसिक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है, सामने वाला आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैसे हमारे पास क्या होते हैं, अपना मसल हो गया, मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। हमारे पास जो क्या होता है, हार्ट हो गया, जो दिल हो गया, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, पर फेफड़े में क्यों नहीं होता, लंग्स में क्यों नहीं होता। तो याद रखिएगा, लंग के पास मसल नहीं होता, हमारे फेफड़ों में कोई भी मसल नहीं होता। इसीलिए तो क्या होता है, इसमें ना तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ना तो सेल्फ रिलैक्सेशन होता है। आप याद करिए, जब आप क्या पढ़ रहे थे, बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर, यानी जो आप हार्ट पढ़े थे, तो हार्ट में देखा था कौन सी मसल थी, वहां पे कार्डियक मसल थी। तो उस कार्डियक मसल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता था, बट इसमें तो कोई भी मसल है ही नहीं फेफड़े के अंदर, इसलिए लंग्स में हमारे ना तो कॉन्ट्रैक्शन होता ना तो रिलैक्सेशन होता। ठीक है, चलिए। अब हम लंग्स देख लिए, तो लंग्स के अंदर हम क्या देखेंगे, आपको बताइए, एल्बियोलाई। चलो अब हम देखते हैं क्या आपका एल्बियोलाई, ठीक है। चलो देखो भाई, एल्बियोलाई है कहाँ पे, आगे देखो लंग्स के अंदर, तो पहले लिखोगे कि एल्बुलाई है क्या, लिखोगे इट इज अ स्ट्रक्चरल, एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, देखो इसका एक एक लाइन मतलब समझो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। आपसे कोई पूछे फेफड़ा का सेल क्या है, तो सोचो स्ट्रक्चरल सेल का, यानी जो कोशिका होती थी उसको भी तो आप बोलते थे स्मॉलेस्ट, क्या स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम आपका क्या, सेल बोलते थे। तो इसमें आपसे कोई पूछे कि लंग्स का, फेफड़े का सेल क्या है, तो आप बोलोगे एल्वियोलाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बात समझ में आई। स्ट्रक्चर और फंक्शनल इसलिए बोला गया क्योंकि एक तो इसका स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या है इसका, मेनली
इट इज अ क्या, इट इज अ एक्चुअल क्या, एक्चुअल फाइट ऑफ गैफ एक्सचेंज। गैफ एक्सचेंज यानी गैफ यानी O2 का अंदर और CO2 का बाहर जाने के लिए एक एक्चुअल फाइट कौन से पूरे फेफड़े में कहाँ पे होती है, तो आप बोलोगे एल्वियोलाई के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी बात आपसे पूछे होता कहाँ है, तो आप बोलोगे प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द फेफड़ा यानी लंग्स के अंदर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? चलिए, जो हमारे पास एल्वियोलाई होता है, क्या, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर दो सेल होते हैं, मतलब सॉरी सेल एक ही होता है, जिसका नाम है, वो सेल दो प्रकार का होता है। एक न्यूमोफाइट, न्यूमोफाइट 1, यहाँ पे लिख दो भाई, हाँ क्या, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर दो सेल होते हैं, एक न्यूमोफाइट 1 और दूसरा होता है न्यूमोफाइट फाइट 2। कोई दिक्कत नहीं। न्यूमोफाइट 1 जो होगा स्मॉल होता, दिखने में क्या होगा, छोटा होगा, छोटा है पर काम बड़ा कर जाता है, ये होता है आपका लार्जर साइज। न्यूमोफाइट 1 क्या होता है, एक्चुअल यहाँ पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज, हेल्प इन गैस एक्सचेंज, यानी गैस को एक्सचेंज करने में कौन सा हेल्प करेगा, आपका न्यूमोफाइट 1। तो न्यूमोफाइट 2 क्या करेगा भाई, इसकी हेल्प करेगा न्यूमोफाइट 1 की। कैसे हेल्प करेगा देखना, ये एक फॉस्फोलिपिड, इट सिक्रीट फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, सर फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड यानी एक लिपिड यानी फैट होता है जो फॉस्फेट के साथ मिलके बनता है। तो फॉस्फोलिपिड तो बहुत होते हैं, कोई एग्जांपल है क्या, हाँ, एक पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करेगा जिसका नाम है लेकिथिन, LECITHIN, ठीक है। लेकिथिन तो कहीं पे सुना लग रहा है, कहीं पे नहीं सुने हो। लेकिथिन एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट का काम ही क्या है, जो सरफेस टेंशन को कम करे, यानी डिक्रीज सरफेस टेंशन ओवर लंग, ना ना ओवर एल्वियोलाई, क्योंकि ये कौन रिलीज कर रहा है, एल्वियोलाई के अंदर है ऑफ, ठीक है, न्यूमोफाइट 2। तो एल्वियोलाई का सरफेस टेंशन कम करेगा, जिससे क्या होगा, एल्वियोलाई रिमेन, एल्वियोलाई रिमेन एक्सपोज, जिससे एल्वियोलाई हमेशा के लिए खुला रहेगा फॉर इफिशिएंट, क्या, इफिशिएंट गैस एक्सचेंज, यानी जो हमारा गैस एक्सचेंज है वो बेहतर हो, और बेहतर तभी होगा जब ये हमारा एल्वियोलाई हमेशा खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम सब दोबारा एक बार एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसका, एल्वियोलाई का। ये है हमारा एल्वियोलाई का एल्वियोलर वाल, ठीक है, ये थिक होता है, इसे बोलोगे आप एल्वियोलर वाल। ये क्या होता है आपका, थिक। इसमें कैविटी हो गई यानी खाली जगह है, तो इसको बोलोगे एल्वियोलर कैविटी। यहाँ पे ऑक्सीजन तो आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, यानी इसीलिए देखा ना, यहाँ पे एक्चुअल गैस का एक्सचेंज होगा, यानी O2 अंदर और CO2 बाहर। पर याद रखना कि ये अकेला नहीं है, अब इसके चारों तरफ क्या है देखिएगा,
भाई अच्छे से देखना, ये डायग्राम आ चुका है कई बार। हाँ, ये है आपका एल्वेओलाई, ये है आपका ब्लड वेसल। क्योंकि भाई जिंदा रहने के लिए कहते हैं तेरी कसम जरूरी है, तो उसमें भी तो खून जरूरी है, क्योंकि खून ही तो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा सेल तक। और यहाँ तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी कौन कराएगा, ब्लड। तो ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, चलो ब्लड कैपिलरीज हो गया। अब देखना ब्लड कैपिलरीज में क्या बहते हैं, रक्त। और इसमें ब्लड में क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिसका नाम है आरबीसी। कौन सी, आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल। चलो ऑक्सीजन। अब देखिएगा, एल्वोलाई, एल्वियोलाई या एल्वोलर वॉल और ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज के बीच का जो जगह है, इस जगह को बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छापो, ये फिर से बता रहे हैं। हो गया। चलो ठीक है, हमने हमेशा एक बात सुना है कि सांस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी व्यक्ति सांस कैसे लेता है, तो बोलता है फेफड़ा। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा। क्या, क्या आपसे कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कि आपसे कोई भी इंसान पूछता है और बोलता है कि हम सांस किससे लेते हैं, तो आप बोलते हो फेफड़े के थ्रू, यानी लंग्स के थ्रू। तो फेफड़े में यानी लंग्स में ऐसा क्या होता है, तो फेफड़े में एक स्ट्रक्चर होता है जो आप ऐसे देख रहे हो, उसको बोलते हैं हम आपका एल्वियोलाई। जैसे ये जो लाल लाल देख रहे हो, इनको बोलते हैं हम आपका एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में एक्चुअली में ऐसा क्या होता है कि गैस गैस एक्सचेंज होता है। देखो एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, दो टाइप के कोशिकाएं होती हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, एक न्यूमोफाइट 1 और दूसरा होता है न्यूमोफाइट 2। न्यूमोफाइट 1 का काम क्या होता है, ये गैसीय एक्सचेंज में हेल्प करेगा, एक्चुअल गैस का एक्सचेंज करेगा, ठीक है, और होता तो छोटा है, ठीक है। पर न्यूमोफाइट 2 जो है वो क्या होता है, दिखने में बड़ा होता है, और ये एक फास्फोलिपिड सिक्रिएट करेगा, एक केमिकल बनाएगा जिसका नाम है लेकिथिन। लेकिथिन का काम क्या होगा, ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करेगा। सर्फेक्टेंट वो पदार्थ या वो केमिकल होते हैं जिनका काम क्या होता है, सरफेस टेंशन को कम करना, यानी तनाव को कम करना। जो आपका एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई का जो सरफेस है उस पर सरफेस टेंशन कम होगा। जब सरफेस टेंशन कम होगा तो जो हमारा गैसीय एक्सचेंज है, यानी जो ऑक्सीजन अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा, वो रेगुलरली इफिशियंटली हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, एल्वियोलाई, कोई दिक्कत नहीं। ये एल्वियोलाई के वॉल है, ठीक है, दीवार है, जो क्या होता है, थिक होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि इधर क्या है आपका ब्लड वेसल, ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होंगे, ब्लड भरे होंगे, और ब्लड में क्या होती है, आरबीसी होती हैं। एल्वियोलाई और आपका क्या हो गया, ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये डायग्राम तकरीबन 1 या 2 बार आ चुका है क्वेश्चन नीट में, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चले, तो ये हो गया अपना काम। अब इतना हो गया, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपका। हमने बहुत आपको बताया थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर। अब एक्चुअली में देखो थोरैसिक चैम्बर होता क्या है। अब इस डायग्राम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये है, एक नेक्स्ट पढ़ाएंगे, चलो थोड़ा सा बचाओ भाई, नहीं तो तुम भूल जाओगे, तुम गजनी हो, गजनी।
थोरेफिक चैम्बर, चैम्बर इस चीज को समझने से पहले समझ लो, तुम लोग देखे तो नहीं होगे, हालांकि हमने बताया था। सामने वाले पोजीशन को बोलोगे वेंट्रल, जो दिख रहा है, ठीक है। पीछे वाले पोजीशन को जो तुम्हें नहीं दिख रहा, जिधर रीढ़ की हड्डी है, उसको बोलोगे डोर्सल। लेटरल यानी किनारा, ये जो कांख वाला रीजन होता है, जो ये साइड वाला रीजन होता है, इसको बोलते हैं हम आपका लेटरल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपसे हम कुछ पूछते हैं। ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति का वेंट्रल वाला पोजीशन यानी वेंट्रल, वेंट्रल यानी सामने वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे बताइए। ये जो वेंट्रल है इसको बोलते हैं हम आपका, देखो वेंट्रल के बीच में आप छुओ, टच करो तो एक ऐसी मोटी सी हड्डी होगी यहाँ पे, उसको बोलेंगे स्टर्नम। कोई दिक्कत नहीं, स्टर्नम कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जस्ट इसके पीछे, अगर जो ये स्टर्नम है तो इसके जस्ट पीछे क्या है बताइए। इसके पीछे है हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। तो ये है आपका वर्टिबल कॉलम। कहाँ पे लोकेशन क्या है इसका, डोर्सल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, समझो। और इसके लिटरल, लिटरल मतलब साइड में, जैसे ये हो गया, ये अपन ये हो गया, ये जैसे तुम देख रहे हो ये क्या है लिटरल। तो लिटरल क्या है फिर, रिब, रिब्स है कि नहीं है, पसली है कि नहीं है, इसे बोलोगे आप लिटरली क्या है, रिब्स, लिटरली। चलो, हाँ इतनी वफ्ती है, एनसीईआरटी ने इसको नहीं दिया। अगर जो अपर बोलता है तो अपर किसको बोलता है, नेक को बोलता है। जो बोला नहीं है, एनसीईआरटी ने इतना ही बोला है। तो हालांकि और डिटेल्स में होते हैं बट आपके इसमें नहीं है। अब आपसे कोई पूछे कि थोरेसिक चैम्बर क्या होती है, एनसीईआरटी की लाइन देखिए, बोलती है कि ये जो वेंट्रल होता है यानी जो सामने वाला पोजीशन होता है उसमें स्टर्नम होती है। स्टर्नम एक ऐसी सीधी सी हड्डी है, आप यहाँ पे टच करिए, जिससे पूरी पसलियां जुड़ी हुई हैं, जिससे पूरे रिब्स जुड़े हुए हैं। फिर उसने बोला डोर्सल यानी पीछे साइड क्या है हमारे, वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। गलत बोल दिया क्या, एक मिनट, गलत नहीं बोला भाई। चलो आपसे कोई पूछे थोरेसिक चैम्बर क्या होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और होता भी क्या है, तो आपको सीधे से बोलना है कि जो आपको सामने दिख रहा है वेंट्रल, तो वेंट्रल यानी यहाँ पे एक बीच में एक जो हड्डी है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम आपका स्टर्नम, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछे डोर्सल, डोर्सल यानी पीछे साइड क्या है, तो पीछे साइड हमारी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी को हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे लेटरली यानी ये साइड में जो आप देख रहे हो ये क्या होते हैं इधर, तो आप बोलोगे रिब्स। तो यही तीनों चीज मिला के क्या बनाती है हमारी थोरेसिक चैम्बर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर थोरेसिक चैम्बर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, डायफ्राम और डाउन साइड। एनसीईआरटी फिर बोलती है कि डाउन साइड क्या है आपका, कहाँ गए भाई, डायफ्राम। कोई दिक्कत नहीं, बस एनसीईआरटी इतना लिखते हैं, ऊपर के बारे में नहीं बताते। हालांकि ऊपर भी होते हैं पर वो पूछेगा नहीं क्योंकि उसने एनसीईआरटी ने दिया नहीं, ठीक है। नेक एक्चुअली में वो थोरेसिक केज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो थोरेसिक चैम्बर आपसे कोई पूछे कि थोरेसिक चैम्बर का सामने वाला पोर्शन यानी जो वेंट्रल पोजीशन होता है उसको क्या बोलोगे आप, स्टर्नम, यानी जो आप पूरी क्या होती हैं, ये अगल बगल से जाके जुड़ती हैं, ठीक है, तो इसको बोलोगे आप वेंट्रल। पीछे वाले को क्या बोलते हैं आप, डोर्सल। तो डोर्सल क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डियां है। वेंट्रल यानी जो साइड में होती है उसको क्या बोलते हैं हम आपका, सॉरी वेंट्रल नहीं, लेटरली वो क्या है आपका रिब्स है, और जो डाउनवर्ड है नीचे वो क्या है आपका डायफ्राम। चलिए, थोरेसिक चैम्बर हो गया, अब हमारा आएगा डायफ्राम, ये जो नीचे वाला है। चलो, डायफ्राम,
ठीक है। डायफ्राम की बात की जाए तो ये डोम फेब स्ट्रक्चर होता है। ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ऐसे जो झुका हुआ स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं डोम फेब। ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर, देखो बहुत बड़ी बात है, आज की ताजा खबर, मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है चलो। मस्कुलर स्ट्रक्चर मतलब इसमें मसल प्रेजेंट है, जबकि फेफड़ा हमारा यानी लंग्स था वो क्या नॉन मस्कुलर, यानी उसमें मसल नहीं प्रेजेंट थे। तो बात आ गई है जो मसल प्रेजेंट है तो कौन सी मसल प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे रेडियल मसल। क्या डायफ्राम में कौन सा मसल होता है, रेडियल मसल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आई। जब देखो व्यक्ति में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। देखो जब हम सांस लेते हैं तो अब देखिएगा इंस्पायरेशन करते हैं, क्या इंस्पायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन मतलब ब्रीथ इन करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या होगा, ये जो आपका रेडियल मसल है या बोल सकते हो डायफ्राम या बोल सकते हो रेडियल मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। रेडियल मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है रेडियल मसल में तो एक्चुअली में क्या होगा, डायफ्राम जो क्या है अभी डोम फेब है, क्या है डोम फेब, तो ये क्या हो जाएगा, बिकम फ्लैटेड। डायफ्राम बिकम फ्लैटेड। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियो पोजीशन। ठीक है चलो, ये सब हम बताएंगे, पहले उससे पहले आप ये समझ लो, एक लाइन और समझो। ठीक है, ये लाइन ये बोल रहा है कि जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो ये जो हमारा डायफ्राम है जो कि अभी क्या है डोम फेप है, जो ऐसे झुका हुआ है इसको बोलते हैं डोम फेप। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मसल होते हैं उसका नाम है रेडियल मसल। तो इस रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब होता है, जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये जो झुका हुआ है अभी डायफ्राम ये हो जाएगा फ्लैट, एकदम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जब फ्लैट हो गया तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये थोरेसिक रीजन, ये ऊपर वाला है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, तो ये बोल रहा है ये लाइन फिर पर फिर। दूसरा एनसीईआरटी बोलती है कि डायफ्राम क्या, डायफ्राम डिवाइड, या बोल लिखती है ऐसे लिखती है डिवाइड, डायफ्राम सेपरेट थोरेसिक कैविटी, क्या थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करने वाली, विभाजित करने वाली लाइन को बोलते हैं डायफ्राम। चलो हम बता देते हैं भैया अभी क्या है। मेरे अंगने में ये कोई व्यक्ति है सीधा साधा खड़ा है, चलो ये पेटू है, पेटू, चलो लंबू है, चलो ये आप देख रहे हो इतना वाला पोर्शन, ये छाती है, क्या छाती, यहाँ पे फेफड़ा है, चेस्ट यानी छाती है। ठीक है, ये जो चेस्ट वाला रीजन होता है इसको हाथ से लेके नीचे से, यानी हाथ से लेकर यहाँ तक को बोलते हैं हम आपका, ये छाती तक वाले को बोलते हैं थोरेसिक रीजन, क्या थोरेसिक कैविटी। और उसके नीचे से लेकर ये अपना पेट वाला, जहां पे पेट बढ़ा होता है उसको बोलते हैं हम आपका एब्डोमिनल कैविटी, कैविटी। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को बांटने वाली एक लाइन है, देखो यहाँ पे, उसी को हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, ऐसे एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम डायफ्राम, जो पेट को छाती से अलग करती है। ठीक है, इतनी सी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे यही पूछेगा कोई कि डायफ्राम क्या होता है, तो आप बताओगे कि डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है।
मस्कुलर स्ट्रक्चर मतलब उसमें मसल प्रेजेंट होता है। कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? रेडियल मसल प्रेजेंट होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये रेडियल मसल का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो हमारा थोरैसिक रीजन है, जहाँ पे छाती जिसको हम बोलते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तभी हम क्या करते हैं? सांस अंदर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपकी जो एनसीईआरटी की एक लाइन है कि डायफ्राम एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है, सेपरेट करती है। अब बात आती है कि थोरैसिक कैविटी क्या होता है और एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है। तो देखो, जो ये अपना पेट वाला रीजन है, ठीक है, जो बेली वाला रीजन है उसको बोलते हैं हम आपका एब्डोमिनल कैविटी। जो छाती वाला पोर्शन है, ये हाथ से लेकर ये छाती वाला पोर्शन, चेस्ट वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं आपका कौन सा? सॉरी क्या? थोरैसिक रीजन। तो थोरैसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन दोनों को सेपरेट कौन करके रखती है? डायफ्राम। छापो। एक और केवल। चले, चल। देखो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई, नीट 2026 ने ये हमें सिखा भी दिया है। ठीक है। चलो, अब देखा ना, कुछ कोचिंग वाले तो ऐसा करेंगे कि अपना रिजल्ट लाने के चक्कर में बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर देंगे। और ये प्रेशर वैसे नहीं दिया जाएगा, ये सिलेबस पढ़ाएंगे एम्स का। पहले क्या होता था, 2017 तक एम्स का पेपर होता था। तो एम्स का पेपर अलग से होता था, और जो अपना नीट का पेपर है, तो नीट का पेपर अलग से होता था। ठीक है। तो उतने टाइम पे क्या किया था, जब एम्स को देखो, सामने क्या होता था पहले के टाइम पे, ठीक है, जब नीट 2026 का पेपर क्या आया, टफ आया। अब इस टाइप के पेपर को देखते हुए कुछ कोचिंग वाले क्या करेंगे, बहुत डीपली पढ़ाना चालू करेंगे। ठीक है। अब इतना डीपली पढ़ाएंगे कि बच्चे का ऊपर से जाएगा, हाइपर बोला होगा। ठीक है। देखो क्या होता है नॉर्मली, पहले के पेपर, नीट के पेपर अलग होते थे और एम्स के पेपर अलग होते थे। एक ही बच्चा नीट का भी देता था पेपर और एम्स का भी देता था। ठीक है। तो ऐसा नहीं करते थे कोचिंग वाले कि एम्स का अलग से क्लास लगवाओ और नीट का अलग से। वो क्या करते थे, एक में ही दोनों सिलेबस रखते थे। तो एम्स के चक्कर में नीट वाले को ज्यादा पढ़ना पड़ता था। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, क्या नीट वाला जो दे रहा है तो एम्स का नहीं दे सकता? ऐसा नहीं होता था, उसकी एक क्राइटेरिया होती थी, एम्स की एक अलग से। शायद उतना ध्यान नहीं है, या 60% से नीचे हो तो वो वाला पेपर नहीं दे सकता था एम्स का, नीट का दे सकते थे। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ करता था। चलो, अब हम देखते हैं आपका जो ये होता है थोड़ा इंटरकोस्टल मसल के बारे में। तो इंटरकोस्टल मसल देखने से पहले हमें रिब केज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हम देख लेते हैं आपका रिब्स के बारे में। चलो भैया, ये थोड़ा बदलना पड़ेगा। चलो, ये हमारा रिब्स है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हटाओ भाई, अब इसकी जरूरत नहीं है। चलो, देखो जो अपने रिब्स होते थे, देखो आपको पता है ना, ये ऐसे आप अगर जो हम लेटरली देख ले, ठीक है, यानी लेटरली मतलब ऐसे कोई आदमी खड़ा है तो हमने उसका ऐसे बना दिया। ऐसे यहाँ से बहुत से ऐसे रिब्स निकले हैं कि नहीं निकले हैं? चलो, फिर ऐसे निकले कि नहीं निकले हैं? निकले हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा ऐसे रिब्स है, क्या ये पूरा रिब्स ये कहाँ पे जाके जुड़ा हुआ है? एक ऐसी मोटी सी एक यहाँ पे हड्डी है, उस हड्डी को हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या? यहाँ पे एक ऐसी मोटी सी हड्डी होगी। सर मोटी चमड़ी तो सुना था, मोटी हड्डी आज देख लो। ठीक है। चलो, ये जो है सामने है हमारे।
ठीक है, आप छाती में इसको बीच में ऐसे जो छुओगे वही है आपका स्टर्नम। ठीक है, अब हड्डियां गिनो, यानी रीढ़ की हड्डी, सॉरी रीढ़ की हड्डियां नहीं यार, क्या बोलते हैं तुम्हारा, किसको गिनो, रिब यानी पफली, रिब्स को हिंदी में बोलते हैं पफली। ये देखो, एक, ये दो, तीन, चार, ठीक है। देखो, अब देखो तो ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दो पेयर के बीच में, दो पेयर के बीच में ये जो खाली जगह है, जो स्पेस है, इसी को बोलोगे आप इंटरकोस्टल स्पेस। स्पेस बिटवीन टू पेयर ऑफ रिब्स, यानी एक पैर ऊपर वाला ये हो गया, एक पैर ऊपर वाला नीचे वाला ये हो गया, इन दोनों पैर के बीच में जो स्पेस है उसी को बोलोगे आप इंटरकोस्टल स्पेस। क्या, इंटरकोस्टल स्पेस। और ये इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में यहाँ पे कुछ क्या होंगे, ऐसी मेम्ब्रेन होंगी, मफल होंगी, सॉरी क्या, ऐसी मफल्स होंगी, ठीक है, ऐसे मफल्स होते हैं। तो उस मफल को आप पता है क्या कहोगे, उसे बोलोगे इंटरकोस्टल मफल, इंटरकोस्टल मफल, ठीक है। तो इसे बोलोगे इंटरकोस्टल मफल, ठीक है। अब ये इंटरकोस्टल मफल जो होती है यहाँ पे दो टाइप की होती है, इंटरकोस्टल मफल, चलो ये दो टाइप की होंगी। एक को बोलोगे आप प्यार से ईआईफीएम, दूसरा बोलोगे उसको आईफीएम। यानी ईआईफीएम का मतलब होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखना भाई गौर से, ये लोगों को समझ में नहीं आती, अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़ लो तुम। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। डिफिनीशन में जानने से पहले हम आपको एक चित्र बना देते हैं। एक रिप्स ये ले लेते हैं, एक रिप्स ये ले लेते हैं, कोई भी ले लो, दो रिप्स ले लो, जरूरी नहीं तुम, एक रिप्स ये हो गया, एक रिप्स ये हो गया, रिप्स और ये रिप्स। चलो अब हम देखो तुम्हें बता दें, ये जैसे अपने पास रिप्स है, ठीक है, ये एक पफली है, मान लो रिप्स है। रिप्स का जो सामने वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है उसको बोलोगे वेंट्रल, तो इसे हमने बोल दिया वेंट्रल। और जो नहीं दिख रहा तो जाहिर सी बात वो क्या है, डोर्सल। इसी तरह ये वाला जो दूसरा रिप्स है इसका वेंट्रल यानी सामने वाला क्या हो जाएगा, ये होगा, और इसका पीछे वाला क्या हो जाएगा, डोर्सल। देखो वो मसल गौर से रखना, ये क्या है आपका अपर रिब्स यानी ऊपर वाला, और ये क्या है आपका लोअर रिब्स। अपर रिब्स का डोर्सल, देखो वो मसल जो अपर रिब्स से डोर्फली अटैच्ड हो लोअर रिब्स के वेंट्रल मसल से। देखो एक मसल यहाँ पे होगी, हम इस मसल की बात कर रहे हैं। इस मसल को आप बोलोगे ईआईफीएम, यानी बताओ ईआईफीएम मतलब external intercostal muscle which connect dorsal surface of, लिखो यहाँ पे EICM का मतलब muscle which connect dorsal face of upper ribs with ventral surface of lower ribs, उसी को बोलोगे आप क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी मसल। आगे चल के बताएंगे क्यों बोलते हैं ऐसा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी।
अब देखो IIFM यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, देखो एक मसल तो यहाँ भी होगा, एक ऐसा मसल होगा जो अपर रिब्स का वेंट्रल सरफेस लोअर रिब्स के डोर्सली सरफेस से अटैच्ड होगा, इसको आप बोलोगे IIFM। ठीक है, तो इसको बोलो। अब देखो इसका डिफिनेशन कैसे बनाओगे, मसल विच कनेक्ट, क्या बताइए, वेंट्रल सरफेस, क्या वेंट्रल सरफेस ऑफ अपर रिब विथ डोर्सल, डोर्सल सरफेस बोलो या फेस बोलो, डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर रिब, उसे बोलोगे आप IIFM। ठीक है, चलो देखो इतना छाप लो। अब हम आपसे पूछते हैं, तो कोई पूछते क्या है, अभी हम तुम्हें बता ही देते हैं कि देखो इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है। ठीक है, ये सब हम बात करते हैं। ठीक है, देखो जो हमारे पास क्या होती है, पसलियां होती हैं, ये दो पसलियां ऊपर है और दो पसलियां नीचे हैं, दो रिब्स ऊपर है और दो रिब्स नीचे हैं, ये रिब्स के बीच में दो पेयर बोल सकते हो क्या, टू पेयर रिब्स के बीच में जो मसल होती है, जो स्पेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेस को तो इंटरकोस्टल स्पेस। कोई प्रॉब्लम नहीं, दिख रहा है यार, दिख तो रहा होगा, किधर खड़े हो जाए, चलो यहीं पे, चलो दिखो भाई, अब एक मिनट। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि इंटरकोस्टल स्पेस क्या होगा, तो आप बोलोगे कि हमारे पास क्या होती है, बहुत सी रिब्स होती हैं, रिब्स यानी पसलियां होती हैं, तो दो रिब्स ऊपर के और दो रिब्स नीचे के, तो यानी दो पेयर रिब्स के बीच का जो ये स्पेस देख रहे हो, इस जगह को बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इस इंटरकोस्टल स्पेस में ऐसी कुछ क्या होंगी, मसल्स होंगी, उस मसल्स को हम यानी जो मास है उसको हम बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल दो टाइप की होती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। देखो जो ऊपर वाली रिब्स होगी वो एक नीचे वाली रिब्स, ठीक है, तो जो आपको सामने जो दिख रहा होगा ऊपर वाले रिब्स का जो सामने वाला पोर्शन है उसको बोलोगे वेंट्रल सरफेस, और जो नहीं दिख रहा है उसको बोलोगे डोर्सल सरफेस। उसी तरह जो आपका लोअर वाला रिब्स है जो नीचे रखा हुआ है, जैसे ये एक अपर रिब्स हो गया, ये लोअर रिब्स हो गया, इस अपर रिब्स का जो वेंट्रल सरफेस है वो ऊपर हो गया और ये हो गया डोर्सल, कोई दिक्कत नहीं। ये लोअर रिब्स है, इस लोअर रिब्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है आपका वेंट्रल और ये है आपका डोर्सल, कोई दिक्कत नहीं। तो जो अपर रिब्स है, अपर रिब्स का डोर्सल यानी जो पीछे वाला, वेंट्रली यानी जो लोअर रिब्स है उसका वेंट्रल सरफेस यानी सामने वाले से अटैच्ड है जिस मसल से, उसको बोलोगे EIFM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसी तरह जो अपर रिब्स का वेंट्रल सरफेस यानी जो ऊपर वाला सतह है उसको आप नीचे वाले रिब्स से कनेक्ट कर दो, नीचे वाले रिब्स के डोर्सल सरफेस से, तो उसको बोलोगे आप इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इतना छापो। अब एक चीज हमें और बतानी है, पर कहाँ पे, चलो छापो इतना, फिर हम बता रहे हैं तुम्हें। हो गया, कौन सा इरेज करे भाई, कौन सी लाइन, इसको छोटा करना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहीं पे हम बता रहे हैं। देखो जब इंस्पायरेशन करते हैं यानी जब हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन
अंदर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका ईआईफीएम है, ये ईआईफीएम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इन ईआईफीएम। ईआईफीएम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखिएगा दो चीजें होंगी यहाँ पे। ये जो हमारा एक स्टर्नम था, ये जो सामने वाला, ये जो हड्डियां हैं, तो वो क्या होंगी, स्टर्नम, ये आउटवर्ड जाएगा, बाहर की तरफ भागेगा, ठीक है। मूव, अच्छा नहीं दिख रहा, लो, मूव आउटवर्ड। दूसरा क्या होगा आपका, रिब्स, पसलियां भी तो हैं, वो कहाँ भागेंगी, वो अपवर्ड की तरह जाएंगी, मूव अपवर्ड। अब बताओ, सब कोई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आगे भाग रहे हैं, तो क्या होगा अल्टीमेट थोरेसिक वॉल्यूम, जो छाती वाला वॉल्यूम है, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन, इन डोर्फोवेंट्रल, डोर्फोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है। डॉर्फोवेंट्रल एक्सिस यानी डॉर्फल ये पीछे वाला हो गया, और वेंट्रल यानी जहां स्टर्नम है। इफ ऐसे और ऐसे क्या होगा, इनका मूवमेंट होगा, और मतलब इसी दोनों डायरेक्शन में थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आज आपको इफ का लेक्चर समझ में आ गया, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैकेनिज्म आप समझ सकते हो ब्रीथिंग का। आपने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा, वो एनसीईआरटी डायरेक्ट ईआईसीएम लिख दे रही है, क्या पता तुम्हें ईआईसीएम क्या है, इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता डोर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब, जब इंस्पायरेशन होगा, यानी जब हम सांसें अंदर लेंगे, तो जो हमारा इंटरकोस्टल मसल है, कौन सा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, दबाव बनेगा, जिसके चलते जो हमारा ये स्टर्नम है, वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरह जाएगा, यानी आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा, और जो ये हमारे रिब्स है, वो कहाँ जाएंगे, अपवर्ड की तरफ भागेंगे, ठीक है। अब दोनों ओरिजिनल पोजीशन पे अपवर्ड की तरह जा रहे हैं, तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, यानी जो छाती वाला रीजन है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा, कौन सा, डॉर्फोवेंट्रल एक्सिस, यानी डॉर्फल यानी पीछे, और वेंट्रल यानी आगे, ऐसे इस एक्सिस में बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो पता, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा। तो जब प्रेशर अंदर कम हुआ, यानी प्रेशर अंदर निगेटिव आ गया, तो और एटमॉस्फेरिक ज्यादा है, तो बाहर से ऑक्सीजन कहाँ आएगा, शरीर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। छाप लो, इसको कल और अच्छे से हम पढ़ेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। छापो, तब तक के लिए टीवी देखो।